वी वर टॉकिंग अबाउट कोरिलेशन. सो पॉजिटिव कोरिलेशन पढ़ लिया हमने, नेगेटिव कोरिलेशन पढ़ लिया और नो कोरिलेशन पढ़ लिया. पॉजिटिव कोरिलेशन क्या है, नेगेटिव कोरिलेशन क्या है, या फिर जीरो कोरिलेशन या फिर नो कोरिलेशन क्या है. सो ये कल हमने डायग्राम डिस्कस कर लिए थे कोरिलेशन के. नाउ नेक्स्ट फॉर्मूलाज पे आते हैं. व्हाट इज़ द मैथमेटिकल पार्ट. सो लेट्स स्टडी वन बाय वन. So Karl Pearson's coefficient of correlation, this is also known as product moment correlation coefficient or simple correlation coefficient. It gives a precise numerical value of degree of linear relationship between two variables x and y. It is important to note that Karl Pearson's coefficient of correlation should be used only when there is a linear relation between the variables. When there is a non-linear relation between x and y, then calculating the Karl Pearson's coefficient of correlation can be misleading. Thus, if true relation is of linear type as shown by scatter diagram, then Karl Pearson coefficient of correlation should be calculated, and it will tell us the direction and intensity of the relation between the variables. But if the true relation is of type shown in the scatter diagram figure 6.6 to 7, then it measures there is non-linear relation between x and y, and we should not try to use Karl Pearson's coefficient of relation. It is therefore advisable to first examine the scatter diagram of relation between the variables before calculating the Karl Pearson's coefficient correlation coefficient. So बात क्या है अपनी कुल मिला के, बात ये है जो ये हमने डायग्राम देखे थे कल 6.1 से लेके 6.7. सो इन डायग्राम्स में ये जो डायग्राम देख रहे हो, डायग्राम 1 2 3 4 5 6 and then we say our 7th diagram. So if the correlation is linear, तभी यदि कोरिलेशन लीनियर है तभी अपने को कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट मेथड यूज़ करना है, वरना नहीं करना. तो इसलिए एडवाइजेबल क्या है, पहले स्कैटर डायग्राम बना के देखना है. तो ये जो स्कैटर डायग्राम दिखा रखे हैं, ऐसे आप पहले स्कैटर डायग्राम बनाओगे और ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, लीनियर कोरिलेशन है उसमें काम करेगा कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट. नॉन लीनियर जो कोरिलेशन है, सो जस्ट हैव अ ग्लैंस ओवर 6.6. दिस इज पॉजिटिव नॉन लीनियर रिलेशन. यहाँ पे कार्ल पियर्सन जो मेथड है वो काम नहीं करेगा क्योंकि दिस इज नॉन लीनियर पॉजिटिव कोरिलेशन. यहाँ पे भी काम नहीं करेगा क्योंकि दिस इज नॉन लीनियर नेगेटिव कोरिलेशन. सो जो फिगर 6.5 तक है वहाँ तक हम क्या है कि अपना, या फिर सिंपली बात करें, जो लीनियर कोरिलेशन होगा सिर्फ उसी कोरिलेशन में हम कार्ल पियर्सन मेथड यूज़ कर सकते हैं, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट मेथड यूज़ कर सकते हैं. सो उससे पहले अब जाने कैसे कि ये लीनियर कोरिलेशन है या फिर नॉन लीनियर कोरिलेशन है, तो वो हम स्कैटर डायग्राम से जान सकते हैं कि एक्स और वाई एक्सिस पे हम पॉइंट्स को प्लॉट करें ऐसे ऐसे करके, और मान लिया ऐसी लाइन ड्रॉ की हमने, वो एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो ये नेगेटिव लीनियर कोरिलेशन है. यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन नहीं बन पा रही है, कर्व बन रहा है, ये नॉन लीनियर हो गया पॉजिटिव कोरिलेशन. यहाँ पे एक कर्व ऐसे बन रहा है, स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही है, स्ट्रेट लाइन बनती तो ऐसी बनती. तो ये है हमारा नॉन लीनियर नेगेटिव कोरिलेशन. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट लीनियर. जो लीनियर कोरिलेशन है उसमें कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट मेथड कैसे यूज़ करना है हमको. So let x1, x2 up to xn be n values of x and y1, y2, yn be the corresponding values of y. In the subsequent presentations, the subscripts indicating the unit are dropped for the sake of simplicity. The arithmetic mean of x and y are, मान लो कि दो वेरिएबल ले लेते हैं x and y. ओके, सो यहाँ पे कुछ x की वैल्यूज़ होंगी x1, x2, x3, यहाँ पे कुछ y की होगी y1, y2, y3, ऐसे ऐसे जितनी भी वैल्यूज़ हो xn तक हो, जैसे यहाँ xn तक हो और ये yn तक हो. तो वो सेम फार्मूलाज जो अब तक हमने पढ़ लिया है कि मीन क्या होता है, x बार इज सिग्मा x अपॉन n, पिछले चैप्टर में सेंट्रल टेंडेंसीज में पढ़ लिया हमने. और मीन का फार्मूला x बार और y बार, यानी कि x और y दोनों पे हम मीन का क्या है कि फार्मूला लगा देते हैं एक बार. सो सिंपल चीज़ है, यहाँ तक तो लास्ट चैप्टर में भी हम पढ़ चुके हैं. तो फार्मूला लिखते जा रहे हैं हम धीरे धीरे. तो पहले इनके मीन लिख दिए हमने x और y के, क्योंकि जो कोरिलेशन निकाला जाता है दो वेरिएबल्स के बीच में निकाला जाता है. तो दो वेरिएबल ले लिए x और y, तो सबसे पहले एक बार मीन का फॉर्मूला लिख दो x के लिए और y के लिए. x के लिए हो गया सिग्मा x अपॉन n और y के लिए हो गया सिग्मा y अपॉन n. सिंपल. नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर एंड देयर वेरिएंसेस आर शोन बिलो. वेरिएंस क्या होता है कि सिग्मा स्क्वायर x इज सिग्मा ऑफ x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन n. ठीक है, तो ये ऐसे समझ लो आप कि जैसे कि वेरिएंस हम समझ रहे हैं अब. सो x लिया हमने. सो एक एग्जांपल लेते हैं हम जैसे कि एक टेबल बना लेते हैं अपनी, इसमें x की वैल्यूज़ लिख देते हैं, y की लिख देते हैं. सो x की वैल्यूज़ ली हमने 1 2 3 4 5 मान लो, और y की वैल्यू ले लेते हैं हम
जैसे 6, 7, 8, 9 एंड 10। सो यहाँ लिख देते हैं सिग्मा एक्स इज 15, और यहाँ हम सिग्मा वाई लिख देते हैं। सिग्मा वाई इज, सबको ऐड कर दो, सिग्मा वाई इज अवर 40। सो अब मीन निकाल लो। एक्स बार क्या आ रहा है, मीन का फॉर्मूला याद करो कि एक्स बार क्या होता है अपना, एक्स बार इज सिग्मा एक्स अपॉन एन। सो सिग्मा एक्स हमारा है 15 और एन क्या है, कितनी टर्म्स है, 1 2 3 4 5, टोटल 5 टर्म्स है। सो अपना एक्स बार आ गया 3। सिमिलरली वाई बार निकाल लो, मीन निकाल लो वाई वाला, वाई बार हो जाएगा सिग्मा वाई अपॉन एन। तो ये हो गया हमारा सिग्मा वाई इज 40 अपॉन में 5, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज ये हो गया हमारा 8। सो एक्स बार आ गया, वाई बार आ गया। अब यानी कि यहाँ एक्स माइनस एक्स बार लिख लो इस कॉलम में, यहाँ वाई माइनस वाई बार लिख लो इस कॉलम में, ठीक है। सो एक्स माइनस एक्स बार लिखते हैं हम, हमारा एक्स बार क्या आ गया यहाँ पे 3 है। सो 1 माइनस 3 करो इसको। सो 1 माइनस 3 किया -2, 1 माइनस 3 किया -2, 2 माइनस 3 -1, 3 माइनस 3 0, 4 माइनस 3 1 एंड 5 माइनस 3 2। देखो अब समझने वाली बात क्या है, वेरिएंस क्यों ले रहे हैं हम, सिग्मा एक्स स्क्वायर हम क्यों ले रहे हैं, वो इसलिए लेना पड़ रहा है कि मीन आ गया हमारा एक्स बार इज 3। सो आवर मीन इज, वी हैव जस्ट कैलकुलेटेड एक्स बार इज सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स यहाँ से निकाल लिया हमने, सिग्मा एक्स इज 15, इन सब का समीशन 15 अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या है 1 2 3 4 5, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 5 है, 15 अपॉन 5 कर दिया हमने। सो मीन एक्स का क्या आ रहा है, एक्स बार आ गया हमारा 3। सो एक्स बार इज 3। अब एक्स माइनस एक्स बार लिखना है एक बार इधर कि जो ये वैल्यूज है एक्स की, इन सबको मीन से घटा के लिख दो। सो मीन से जब घटा के लिख रहे हैं हम, तो 1 माइनस 3 -2, 2 माइनस 3 -1, 3 माइनस 3 0, 4 माइनस 3 1, 5 माइनस 3 2। अब यदि स्टैटिस्टिक्स में हम ये कर देते कि इन सबको आपस में ऐड करते तो वो 0 ही आएगा, नो डाउट, है ना, कि ऐड करके देख लो। 2 ये 2 और ये 2 कट गए आपस में, ये 1 और ये 1 आपस में कट गया, सो 0 बच गया। सो उससे हमको कोई सिग्निफिकेंट रिजल्ट ही नहीं मिल रहा है। इसलिए क्या करें हम, तो x माइनस एक्स बार का स्क्वायर करके लिख लेते हैं हम, क्योंकि उससे टर्म पॉजिटिव हो जाएंगी सारी की सारी। x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर एक टर्म लिख दो इधर। सो वो क्या बन जाएगा, x माइनस एक्स बार पहला हो गया 2 माइनस 2 का स्क्वायर 4, अगला हो गया -1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ठीक है। यानी कि अब हम करें, पहले हमको दिक्कत ये आ रही थी इन सबको ऐड करें तो 0 आ रहा है, तो इस दिक्कत से हटने के लिए, बचने के लिए x माइनस एक्स बार का स्क्वायर करके लिख दिया इधर सबका। वो क्या रहा है हमारा, -2 का स्क्वायर 4 बन गया, -1 का स्क्वायर 1 बन गया, 0 का स्क्वायर 0 बन गया, 1 का स्क्वायर 1 बन गया, 2 का स्क्वायर हमारा 4 बन गया। सिमिलरली y माइनस वाई बार लिख देते हैं हम। सो y बार इज 8, सो 6 माइनस 8 बन गया अपना, 6 माइनस 8 इज -2, 7 माइनस 8 इज -1, 8 माइनस 8 इज 0, 9 माइनस 8 इज 1, 10 माइनस 8 इज 2। अगेन सेम प्रॉब्लम यहाँ देखने को मिलेगी कि सबको ऐड कर दो तो 0 बन रहा है, -2 से 2 कट गया, -1 से 1 कट गया। सो अगेन यदि इनको ऐड करें तो 0 आ रहा है, तो क्या करें इससे निपटने के लिए, y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर ऐसा एक कॉलम बना दो, वहाँ लिख दो। सो ये मान लो हम यहाँ लिख देते हैं y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, तो ये लिखो यहाँ पे। तो पहली जो टर्म है -2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, सेम टर्म्स बन गई यहाँ पे भी। सो फिर से एक बार टैली कर लो, -2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1 एंड 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, यहाँ तक हमने कैलकुलेट कर लिया। अब वेरिएंस बोल देते हैं हम कि जैसे सिग्मा एक्स स्क्वायर, इसको हम वेरिएंस भी बोलते हैं, इसका फॉर्मूला सिग्मा एक्स स्क्वायर वेरिएंस भी बोलते हैं इसको, और इसका फॉर्मूला है सिग्मा ऑफ x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ठीक है, अभी सिग्मा करेंगे इनका, तो वो x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर का जो सिग्मा होगा उसको n से डिवाइड करना। तो एक यहाँ पे हम फिल कर लेते हैं पहले एंट्रीज। तो यहाँ हम बोल देते हैं कि इन सब का समीशन कर दें, ये जो है सारा कॉलम, इस पूरे कॉलम का हम एक समीशन कर देते हैं सिग्मा ऑफ x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। सबको ऐड करो, 4 1 5 0 5 हो गया यहाँ तक, 5 और 1 6 और 4 10, यानी सबको ऐड करना है। इन सबको ऐड करो, 5 0 6 4 10, सिग्मा ऑफ x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, यानी x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर की जितनी भी वैल्यूज है उनका समीशन करना, सिग्मा करना, जो क्या आ गया 10 आ गया। सिमिलरली ये भी कैलकुलेट कर लो। सो सिग्मा ऑफ
वाई माइनस वाई बार होल स्क्वायर इज इक्वल टू इन सब का समीशन 5, 6 एंड 4 10, ये भी अपना क्या आ रहा है 10 आ रहा है। सो इस फॉर्मूला में अब सब्सटीट्यूट कर दो, सिग्मा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ये हमारा 10 आया है, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारी 5 है, ये हमारा 2 आ गया। सिग्मा ऑफ वाई स्क्वायर इज सिग्मा ऑफ वाई माइनस वाई बार होल स्क्वायर अपॉन एन, ये हमारा आ गया कि सिग्मा ऑफ वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर इज 10, सो 10 अपॉन 5 अगेन 2। सो दो वैल्यूज आ गई हमारे पास में, अब सिग्मा एक्स स्क्वायर इज 2 एंड सिग्मा वाई स्क्वायर इज 2। नाउ आगे प्रोसीड करते हैं, फॉर्मूला में क्या करना है अपने को, तो हमने क्या सिग्मा एक्स स्क्वायर निकाल लिया और सिग्मा वाई स्क्वायर निकाल लिया। द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली आर द पॉजिटिव स्क्वायर रूट्स ऑफ देयर वेरिएंसेस। कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई इज डिफाइंड एज द स्टैंडर्ड डेविएशंस ऑफ एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली आर पॉजिटिव स्क्वायर रूट्स ऑफ देयर वेरिएंस। तो ये जो हमने निकाला है सिग्मा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। सो इसको हमने वेरिएंस बोल दिया सिग्मा एक्स स्क्वायर को। अब स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना हो तो सिग्मा एक्स स्क्वायर जो निकाला है उसका अंडर रूट कर देंगे तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है। सो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली आर द पॉजिटिव स्क्वायर रूट्स ऑफ देयर वेरिएंसेस। कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई इज डिफाइंड एज, तो हमने वैसे वेरिएंस तो निकाल लिया एक्स का और वाई का, वेरिएंस होगा इसका अंडर रूट कर देना, ठीक है, इसका अंडर रूट कर देना, वो वेरिएंस हो जाता है हमारा, और सॉरी वो हमारा क्या होगा स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा। सो वेरिएंस ये निकाल लिया सिग्मा एक्स स्क्वायर, वेरिएंस वाई का हो गया सिग्मा वाई स्क्वायर, और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो वेरिएंस का अंडर रूट कर देंगे तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स करना है सिग्मा एक्स स्क्वायर का अंडर रूट कर दो, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई निकालना है तो सिग्मा वाई स्क्वायर का अंडर रूट कर दो। इसी सेम फॉर्मूला से जब कोवेरिएंस निकालना हो एक्स और वाई का तो वो इस तरीके से डिफाइन किया जाएगा कि सिग्मा ऑफ एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार का सिग्मा ऑफ एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन एन। कि पहले इसको फिल कर लो फिर ये ज़्यादा हम समझ पाएंगे। जैसे हमारे पास में ये अपना एक टेबल बना हुआ है ऑलरेडी, इसको आगे हम फिल करके लिखते हैं। सो फोकस हेयर वी हैव दिस टेबल विद अस। सो अब क्या करना है हमको, जैसे हमने निकाला था एक्स माइनस एक्स बार, यहाँ पे हमने एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार निकाल लिया है। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है दोनों कॉलम को, और यहाँ पे एक नया कॉलम बना रहे हैं हम। उस नए कॉलम का नाम क्या है एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार कॉलम। सो एक नया कॉलम बना लेते हैं हम, और इस नए कॉलम का नाम रख देंगे हम, क्या करना है हमको कि एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। एक नया कॉलम बनाओ जो है अपना एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। सो एक नया कॉलम बन गया, एक्स माइनस एक्स बार और वाई माइनस वाई बार को आपस में मल्टीप्लाई करना है। इस कॉलम को और इस कॉलम को आपस में मल्टीप्लाई करके लिखना है। सो ये मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा पहला एक्स माइनस एक्स बार की वैल्यू है -2, वाई माइनस वाई बार की पहली वैल्यू है -2, अगली -1 इंटू -1 लिखते जाओ इनको, अगली 0 इंटू 0, अगली आ गई आपकी 1 इंटू 1, अगली आ गई 2 इंटू 2। सो -2 इंटू -2 4, -1 इंटू -1 1, 0 इंटू 0 इज 0, 1 इंटू 1 इज 1 एंड 2 इंटू 2 इज 4। हमने क्या किया एक बार फिर से देखो, हमने x माइनस एक्स बार यहाँ पे लिखा, y माइनस वाई बार यहाँ पे लिखा। सो x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार की जो भी वैल्यूज है उन सबको मल्टीप्लाई करके एक नया कॉलम बना लेते हैं हम, x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार का। पहली वैल्यू -2, अगली वैल्यू -2, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके पहली वैल्यू यहाँ लिख दी, -1 इंटू -1 करके अगली वैल्यू यहाँ लिख दी, 0 इंटू 0 करके अगली वैल्यू ये लिख दी, 1 इंटू 1 करके ये वैल्यू यहाँ लिख दी, 2 इंटू 2 करके ये वैल्यू यहाँ लिख दी। सो इनका समीशन, इन सबको आपस में जोड़ दें तो क्या आ रहा है वो यहाँ पे हम लिख देंगे। सो समीशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, ये क्या आ गया, इन सबको आपस में हम जोड़ दें कि भाई ये क्या लिखा है एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, ब्रैकेट शुरू एक्स माइनस एक्स बार इंटू ब्रैकेट वाई माइनस वाई बार, ये ब्रैकेट एक्स माइनस एक्स बार इंटू ब्रैकेट वाई माइनस वाई बार, यानी कि इसमें जो भी वैल्यूज है सबको आपस में जोड़ना है। उसको नोट कैसे करेंगे, सिग्मा ऑफ ब्रैकेट एक्स माइनस एक्स बार ब्रैकेट वाई माइनस वाई बार, इन सबको आपस में जोड़ो, 4 + 1 5 + 0 5 हो गया, 5 + 1 6 हो गया, 6 + 4 10 हो गया। सो सिग्मा ऑफ ब्रैकेट एक्स माइनस एक्स बार ब्रैकेट वाई माइनस वाई बार कम्स आउट टू बी 10। सो ये आ गया हमारा 10।
नाउ अब कोवेरियंस का फॉर्मूला वो क्या है कि हम स्टडी कर लेते हैं। कोवेरियंस हमको क्या दे रखा है कि कोवेरियंस क्या होता है, कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई इज सिग्मा ऑफ एक्स माइनस एक्स बार अपॉन वाई माइनस वाई बार डिवाइड बाई एन। कि जैसे जो फॉर्मूला हमको बता रखा है कोवेरियंस का, कोवेरियंस ऑफ एक्स कोमा वाई इज सिग्मा ऑफ एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन में एन। सो अभी हम जस्ट निकाल के ही हटे हैं कि सिग्मा ऑफ एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार क्या आ रहा है हमारा 10 आ रहा है, और एन क्या है हमारा 5 है यहाँ पे। सो कोवेरियंस आ गया हमारा 2। और कई बार क्या करते हैं हम नोटेशन के लिए, जो x माइनस एक्स बार लिखा है इसको हम स्मॉल x से लिख देते हैं, y माइनस जो y बार कैपिटल Y माइनस कैपिटल Y बार है इसको हम स्मॉल y भी लिख देते हैं। तो सिंपली इसको ये भी बोल सकते हैं कि जो हम कोवेरियंस का फॉर्मूला लिखते हैं, कोवेरियंस ऑफ x कोमा वाई इज सिग्मा ऑफ x माइनस एक्स बार ब्रैकेट y माइनस वाई बार कैपिटल है ये वाले अपॉन में n जो है इसको ये भी बोल दो चाहे कि इसको हम छोटा x बोल दें, सिग्मा ऑफ x इंटू वाई अपॉन में n। कि कुछ नहीं किया, इसको हम जैसे कि हम छोटा x बोल देते हैं और इसको हम छोटा y बोल देते हैं, तो ये हमारा हो गया x इंटू वाई। ओके, सो स्टैंडर्ड नोटेशंस है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। नाउ कोवेरियंस निकाल लिया हमने। सो कोवेरियंस कितना आ रहा है हमारे पास में, कोवेरियंस भी हमारे पास में 2 आ रहा है। सो कोवेरियंस इज 2। सो सिग्मा एक्स स्क्वायर इज 2, सिग्मा वाई स्क्वायर इज 2 एंड कोवेरियंस इज 2। नाउ प्रोसीड फर्दर। सो स्टैंडर्ड डेविएशन ये बात हो गई हमें वेयर एक्स, और ये बात हो गई हमारी द साइन ऑफ कोवेरियंस, द साइन ऑफ कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई डिटरमाइंस द साइन ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट। और जो साइन ऑफ कोवेरियंस आ रहा है एक्स और वाई के बीच में, अभी तो पॉजिटिव आ रहा है कि अभी हमने कोवेरियंस निकाला है, यहाँ पे जस्ट कोवेरियंस हमारा है 2। सो यहाँ पे देखो कोवेरियंस हमारा 2 आ रहा है। सो कोवेरियंस इज +2, यानी कि प्लस का 2 आ गया। तो कोवेरियंस का जो साइन है, कौन सा साइन है, पॉजिटिव साइन है। तो ये +2 आ रहा है, तो ये हमारा कौन सा हो गया, पॉजिटिव कोरिलेशन हो गया। सो हमको ये तो पता लग गया कोरिलेशन कैसा है, पॉजिटिव कोरिलेशन है। डिग्री अभी पता नहीं लगा हमको, स्ट्रेंथ हमको अभी कोरिलेशन की पता नहीं लगी है, वो अब हम निकालेंगे। सबसे पहले जो कोवेरियंस का साइन है, यदि ये नेगेटिव आ जाता, नेगेटिव कुछ नंबर आ जाता, नेगेटिव -1 आ जाता, -2 आ जाता, -4 आ जाता, -10 आ जाता, यानी नेगेटिव का कोई भी नंबर आ जाता तो कोरिलेशन नेगेटिव हो जाता। अब कोरिलेशन का साइन आ रहा है, कोवेरियंस का साइन आ रहा है, कोवेरियंस इज +2, यानी कि कोवेरियंस का साइन क्या है, प्लस, यानी कि हमारा कोरिलेशन क्या है, पॉजिटिव कोरिलेशन। और हम क्या है कि कार्ल्स पियर्सन वाला जो मेथड यूज़ कर रहे हैं, तो वो हमारा सिर्फ लीनियर वाले में यूज़ होता है, तो ये हमारा हो गया लीनियर पॉजिटिव कोरिलेशन। आगे बढ़ते हैं कि स्ट्रेंथ देखनी है हमको, डिग्री ऑफ कोरिलेशन देखना है, उसके लिए आगे फॉर्मूला को स्टडी करते हैं। द स्टैंडर्ड डेविएशन आर ऑलवेज पॉजिटिव इफ द कोवेरियंस इज 0, द कोरिलेशन कोफिशिएंट इज ऑलवेज 0। अब मान लो कि कोवेरियंस पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव कोरिलेशन, कोवेरियंस नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव कोरिलेशन, कोवेरियंस 0 आ रहा है तो नो कोरिलेशन या फिर 0 कोरिलेशन हो जाएगा। द प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन और द कार्ल पियर्सन्स मेजर ऑफ कोरिलेशन इज गिवन बाय। अब हम क्या है कि एक फॉर्मूला लिखते हैं, R इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ स्मॉल एक्स वाई अपॉन n इंटू सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। कि कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट, कार्ल पियर्सन्स मेजर ऑफ कोरिलेशन इज गिवन बाय, स्ट्रेंथ निकालनी है तो कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट निकाल लेते हैं हम। कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट इज R, स्मॉल r इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ एक्स वाई, सिग्मा ऑफ स्मॉल एक्स वाई अपॉन सिग्मा ऑफ स्मॉल एक्स वाई अपॉन n सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन n सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, सिग्मा ऑफ एक्स वाई अपॉन n सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। ठीक है, अब कोफिशिएंट निकालो, R कोफिशिएंट क्या आ रहा है हमारा। सो फॉर्मूला है हमारे पास में R का, R इज सिग्मा ऑफ एक्स वाई अपॉन n इंटू सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। R इज सिग्मा एक्स वाई क्या आ रहा है हमारा, यही तो है हमारा सिग्मा एक्स वाई, सिग्मा स्मॉल एक्स वाई। ये जो हमने लिखा है सिग्मा ऑफ एक्स माइनस एक्स बार, सिग्मा ऑफ एक्स माइनस एक्स बार, वाई माइनस वाई बार, ये तो कैपिटल वाले हैं। एक्स माइनस एक्स बार को स्मॉल एक्स बोल दिया, वाई माइनस वाई बार को स्मॉल वाई बोल दिया, यानी कि सिग्मा ऑफ स्मॉल एक्स वाई, स्मॉल एक्स वाई आपस में मल्टीप्लाई करें तो सिग्मा ऑफ स्मॉल एक्स वाई क्या आ रहा है, 10 आ रहा है हमारा, तो फॉर्मूला में रख दो। सो ये सिग्मा ऑफ स्मॉल एक्स वाई क्या है हमारा, 10 है, हम निकाल चुके हैं, अपॉन n इंटू सिग्मा एक्स हमने निकाला था कि सिग्मा एक्स हमारा आ रहा है 2 आ रहा है, सिग्मा एक्स स्क्वायर 2 आ रहा है, तो सिग्मा एक्स क्या हो जाएगा हमारा इधर से
सो यहाँ से हम देखें सिग्मा एक्स स्क्वायर इज 2, तो सिग्मा एक्स हो जाएगा हमारा अंडर रूट ऑफ 2, सिग्मा एक्स स्क्वायर इज अंडर रूट 2, सो सिग्मा एक्स स्क्वायर इज अंडर रूट 2 एंड सिग्मा वाई स्क्वायर देखो यहाँ से सिग्मा वाई स्क्वायर इज 2, सिग्मा वाई स्क्वायर इज 2, तो सिग्मा वाई इज अंडर रूट 2, सिग्मा एक्स स्क्वायर क्या था 2 था, तो सिग्मा एक्स क्या हो जाएगा अंडर रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, ये गड़बड़ मत कर देना कभी। अब फॉर्मूला में आगे रखेंगे हम कि सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई की वैल्यू, सिग्मा एक्स इज अंडर रूट 2 एंड सिग्मा वाई इज अंडर रूट 2, तो यहाँ से आपका आर क्या आ जाएगा 10 अपॉन में एन की वैल्यू 5 है, 10 अपॉन में 5 इंटू 2 इंटू सॉरी गड़बड़ कर दी हमने, सो अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, सो आर कैलकुलेट करते हैं आगे, आर इज इक्वल टू 10 अपॉन 5 इंटू अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, 2 हो गया आपका, सो आर इज इक्वल टू 10 अपॉन 10, सो आर इज 1। सो कार्ल पियर्सन का जो कोफिशिएंट है आर की वैल्यू क्या आ गई, आर आपका आ रहा है 1 आ गया। सो डिग्री ऑफ कोरिलेशन देखना है अपने को, क्या डिग्री ऑफ कोरिलेशन इन दोनों के बीच में, तो वो क्या है 1 है। सो द प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन और द कार्ल पियर्सन्स मेजर ऑफ कोरिलेशन इज गिवन बाय आर इज सिग्मा ऑफ एक्स वाई अपॉन एन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो एक्सपेंडेड फॉर्म में, और देन ठीक है, तो ये फॉर्मूला इसको बाकी नोटेशंस हो गए, जैसे आप इसको लिख सकते हो, सिंपल शॉर्ट एंड स्वीट जो फॉर्मूलाज है उनके ऊपर भी आप स्टिक कर सकते हो, बाकी आगे इनके लिखने के तरीके हैं उनके साथ में भी आप जा सकते हो। सो अपना जो मेन कंसेप्ट है फॉर्मूलाज का वो क्लियर है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन, बाकी जो आगे फॉर्मूलाज को आगे एक्सपेंड करके लिख दिया वो सेम बात है भाई, यहाँ पे जैसे कि सिग्मा एक्स स्क्वायर इज सिग्मा ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, इसको आगे ऐसे भी लिख सकते हैं स्टैटिस्टिक्स में आगे एक्सपेंड करके फॉर्मूला को और कैलकुलेट करके, तो वो सारी चीज़ें इनको एक्सपेंड कर करके आगे 2-3 रूप और लिख दिए। हमको जैसे कि याद करना है तो ये जो पहला तो ये जो है सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, ये वाली याद रखनी है। अगली सिग्मा वाई स्क्वायर की जो वैल्यू क्या है ये वाली याद रखनी है, इतनी होती है। कोवेरिएंस का फॉर्मूला याद रखना है, ये वाला होता है। 3 बॉक्स बना दिए, ये याद करने हैं एग्जाम में ये एग्जाम में आएंगे आपके, और ये जो फॉर्मूला एक ये याद रखना है। तो ये जो 4 बॉक्सेज है आपके, पहला ये 1 2 3 और 4, बस ये 4 बॉक्सेस याद करो, ये मोर देन सफिशिएंट है, इससे आपका लॉजिक क्लियर है। ये बाकी फॉर्मूलाज को आगे कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है, करना है तो कर सकते हो, वो सिर्फ आगे जो फॉर्मूलाज लिखे हैं वो सिर्फ एक्सपेंडेड फॉर्म है इन फॉर्मूलाज का। So main formulas are only these. So now properties of correlation coefficient. Let us now discuss the properties of correlation coefficient. R has no unit, R की कोई unit नहीं है. It is a pure number. It means unit of measurement are not part of R. R between height in feet and weight in kilogram. For instance, could be 0.7. Unitless है जो R है, इसकी कोई unit नहीं है. कुल मिला के बात यही है. A negative value of R indicates an inverse relation. R की यदि नेगेटिव वैल्यू आ गई तो इनवर्स रिलेशन है, इसका मतलब a change in one variable is associated with change in another variable in the opposite direction. इनवर्स आ गया, R यदि नेगेटिव आ रहा है तो रिलेशन इनवर्स है, यानी कि एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, रिलेशन इनवर्स का ये मतलब है। When price of a commodity rises, its demand falls. जैसे एक जो commodity है उसका यदि प्राइस बढ़ेगा तो उसकी डिमांड घट जाएगी। When the rate of interest rises, the demand for funds also falls. जब क्या है कि लोन लेने की जो रेट है वो बढ़ जाएगी तो जो फंड की जो डिमांड है वो भी घट जाएगी। भाई लोग ज़्यादा जो लोग लोन लेते हैं वो लोग लोन लेना कम कर देंगे यदि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा कर दी गई तो, और यदि इंटरेस्ट रेट कम कर दी गई तो ज़्यादा लोग लोन लेंगे, लोन लेने की संख्या बढ़ जाएगी। तो ये भी एक इनवर्स रिलेशन हो गया। It is because now funds have become costlier. Next point, if R is positive, the two variables move in the same direction. यदि R पॉजिटिव आ रहा है तो दोनों वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। When the price of coffee as substitute of tea rises, the demand for tea also rises. जैसे कि price of coffee as substitute of tea rises, the demand for tea also rises. Improvement in irrigation facilities is associated with higher yield. जैसे बात करें जब कॉफ़ी का प्राइस बढ़ेगा तो as substitute of tea rises, the demand for tea also rises. ठीक है, अब जैसे कि घरों में कॉफ़ी पी जाती है या चाय पी जाती है, अब क्या है कि कॉफ़ी पीना किसी को कॉफ़ी लेने गया कोई, कॉफ़ी का प्राइस बढ़ गया, कॉफ़ी में तो महंगाई आ गई, तो वो क्या करेगा जैसे कि कॉफ़ी तो महंगी हो रखी है, कॉफ़ी ना लेके चाय ले लेंगे,
ठीक है। तो यानी कि जैसे जैसे कॉफ़ी का प्राइस बढ़ रहा है वैसे वैसे चाय ज़्यादा ली जा रही है, क्योंकि कॉफ़ी महंगी हो चुकी है, चाय ज़्यादा ली जाएगी। तो यानी जैसे जैसे कॉफ़ी का प्राइस बढ़ रहा है वैसे वैसे चाय लेने की संख्या भी बढ़ रही है। तो ये एक पॉजिटिव कोरिलेशन हो गया। दूसरा, अब एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर में जितनी ज़्यादा यील्ड होगी, जितनी ज़्यादा वो मतलब कि उपज होगी खेत से, उतनी ज़्यादा सामान की बिक्री होगी। ठीक है, ये भी एक पॉजिटिव कोरिलेशन देखने को मिल रहा है। व्हेन टेम्परेचर राइजेस द सेल ऑफ आइसक्रीम बिकम ब्रिस्क। और पिछले हमने एग्जाम्पल्स में बात की थी, जब टेम्परेचर बढ़ गया था तो जो आइसक्रीम का नंबर था सेल होने का वो भी बढ़ गया था। द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट लाइज बिटवीन -1 एंड +1। इफ in any exercise the value of r is outside this range it indicates error in the calculation। r क्या है, -1 से 1 के बीच में होगा हमेशा। -1 के इक्वल हो सकता है और 1 के इक्वल हो सकता है, और -1 और 1 के बीच में ही रहेगा हमेशा। r की वैल्यू जैसे कि कौन कौन सी कुछ एग्जांपल लिख देते हैं कि r -0.5 हो सकता है, -0.3 हो सकता है, -0.2 हो सकता है, 0.2 हो सकता है, 0.4 हो सकता है, 0.6 हो सकता है। यानी कि इन नंबर्स के बीच में रेंज रहेगी r की। यदि रेंज एक्सीड कर रही है, r की वैल्यू 1 से ज़्यादा आ रही है या फिर r की वैल्यू -1 से छोटी आ रही है, तो वहाँ पे कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ कर दी है। दोबारा अपने को क्या है कि न्यूमेरिकल चेक करना है हमने कहाँ गड़बड़ी की है। सो ये बात ध्यान में रखनी है। The magnitude of r is unaffected by the change of origin and change of scale given two variables x and y. Let us define two new variables x minus a upon b and y minus c upon d, where a and c are assumed means of x and y respectively. b and d are common factors and of the same sign. Then r x y is r u v. This property is used to calculate correlation coefficient in highly simplified manner as in the step deviation method। तो बात इतनी है, जो हमने अभी r निकाला था पीछे के एग्जांपल में, हमने स्मॉल x स्मॉल y क्या बोला था, x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार। कई बार ये संख्या ज़्यादा हो जाए तो तब ये भी कर सकते हो, अज्यूम मीन मेथड लिया था एक, तो हमने एक दूसरा स्टेप डेविएशन मेथड लिया था। मान लो कि ये आ रहा है, संख्याएं दे रखी है हमको 10,000, मीन आ रहा है, एक्स बार आ रहा है हमारा मान लो 6,000, तो 10,000 माइनस 6,000, तो ये भी ज़्यादा कैलकुलेशन गंदी ना हो तो 10,000 माइनस 6,000 अपॉन 1000 से डिवाइड कर दो। चलो, तो अब जो वैल्यू आएगी, यानी कि ऐसे आप कोई वो फैक्टर एक फैक्टर ले लो जिससे डिवाइड करना चाह रहे हो, जैसे स्टेप डेविएशन मेथड में किया था, तब भी दोनों ही केस में चाहे आप अज्यूम्ड मीन मेथड करो चाहे स्टेप डेविएशन मेथड से क्या है कि आर निकालो, कोफिशिएंट निकालो, दोनों में सेम आएगा, फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट, इफ, और दूसरा x माइनस एक्स बार किया था, वहां अब मान लो चाहे x माइनस ए लिख दो चाहे x माइनस बी लिख दो, भाई कुछ भी कहीं से भी करो, चाहे तो आप जो माइनस करने वाला है वो चेंज कर दो, चाहे जिससे डिवाइड करते हो वो चेंज कर दो, दोनों केस में क्या है कि जो r होगा सेम आएगा। ये एक r की प्रॉपर्टी है। इफ r इज इक्वल टू 0 टू वेरिएबल्स आर अनकोरिलेटेड। यदि r 0 आ गया तो उनमें कोई कोरिलेशन नहीं है। देयर इज नो लीनियर रिलेशन बिटवीन देम, कोई भी उनके बीच में लीनियर रिलेशन नहीं है। हाउएवर अदर टाइप ऑफ रिलेशन में भी देयर, कुछ और रिलेशन उनके बीच में हो सकता है। इफ r इज इक्वल टू 1 और -1 द कोरिलेशन इज परफेक्ट एंड देयर इज एग्जैक्ट लीनियर रिलेशन। अब हमने जो एग्जांपल लिया था उसमें r हमारा +1 आ रहा है तो उसमें परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन आ गया। r यदि -1 आ जाता तो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन आ जाता। एग्जैक्ट लीनियर रिलेशन आ गया हमारा, परफेक्ट पॉजिटिव लीनियर रिलेशन। नेक्स्ट, हाई वैल्यू ऑफ r इंडिकेट स्ट्रॉन्ग लीनियर रिलेशनशिप। r की हाई वैल्यू होगी तो यानी कि उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लीनियर रिलेशनशिप है। इट्स वैल्यू इज सेड टू बी हाई व्हेन इट इज क्लोज टू +1 और -1। यानी कि जैसे वैल्यू आ रही है 0.9, 0.99, 0.95, तो ये यानी कि ज़्यादा हाई रिलेशन है, कोरिलेशन है, रेदर देन कोई वैल्यू आए 0.2, 0.1। इसके बजाय ऐसा जहाँ पे ज़्यादा दिखे तो वहाँ कोरिलेशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। A value of r close to 0 indicate a weak linear relation, but there may be non-linear relation। एक वैल्यू है 0 के आसपास है तो यानी कि वहाँ पे वीक लीनियर रिलेशन देखने को मिलेगा, लेकिन एक नॉन लीनियर रिलेशन वहाँ पे हो सकता है। As you have read in chapter 1, the statistical methods are no substitute for common sense. Hence, in another example which highlights the need for understanding the data properly before correlation is calculated and interpreted, an epidemic spreads in some village and government sends a team of doctors to the affected villages. The correlation between the number of deaths and number of doctors sent to villages is found to be positive. Normally, the healthcare facilities provided by the doctors are expected to reduce the number of deaths, showing a negative correlation. एक रियल लाइफ एग्जांपल ले लेते हैं। चलो, तो जैसे कि एक अपने को एक स्टडी करनी है, एक रोग फैल गया है गांव में, गवर्नमेंट अपनी डॉक्टर की टीम वहाँ पे भेज रही है। कोरिलेशन देखा मरने वालों की संख्याओं में और डॉक्टर जो भेज रहे हैं उनकी संख्या में, यानी कि नंबर ऑफ डेथ्स कितनी है और नंबर ऑफ डॉक्टर्स वहाँ पे कितने भेजे गए हैं, उनके बीच में हम कोरिलेशन निकाल रहे हैं। सो कोरिलेशन बिटवीन द नंबर ऑफ डेथ्स एंड नंबर ऑफ डॉक्टर्स सेंट टू द विलेज इज फाउंड टू बी पॉजिटिव। और जब कोरिलेशन निकाला पता लगा कि जो
नंबर ऑफ डेथ्स है और जो नंबर ऑफ डॉक्टर्स भेजे गए हैं इनके बीच में कोरिलेशन पॉजिटिव आ रहा है। नॉर्मली द हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय द डॉक्टर्स आर एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस द नंबर ऑफ डेथ्स शोइंग नेगेटिव कोरिलेशन। लेकिन आमतौर पे तो ये उम्मीद की जाती है जितने ज़्यादा डॉक्टर भेजे जाएंगे उतने ज़्यादा मरने वालों की संख्या कम होनी चाहिए, यानी कि नेगेटिव कोरिलेशन आना था। पर यदि पॉजिटिव कोरिलेशन आ रहा है तो वहाँ पे बहुत बड़ी कोई गड़बड़ हो रखी है। दिस हैपन ड्यू टू अदर रीजन्स, तो ये जो हुआ है कोई अलग कारणों से हुआ है। दिस डाटा रिलेट टू अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, ये जो डाटा है एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में ये एक रिलेशन दिखाएगा। मैनी ऑफ द रिपोर्टेड डेथ्स कुड बी टर्मिनल केसेस वेयर द डॉक्टर कुड डू लिटल, है ना। तो ये जो आ रहा है कि नंबर ऑफ डॉक्टर्स के साथ साथ नंबर ऑफ डेथ्स भी इंक्रीज हो रही है, तो ये इस कारण हो सकता है कि कुछ और कारण ये रहे कि डॉक्टर्स वहाँ पे कुछ ज़्यादा कर नहीं पाए। बहुत ज़्यादा मान लो कि ख़राब सिचुएशन हो, बहुत ज़्यादा वर्स सिचुएशन हो जहाँ पे डॉक्टर्स का इलाज हो नहीं पाया उन लोगों का। मोर ओवर द बेनिफिट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डॉक्टर्स बिकम विजिबल ओनली आफ्टर सम टाइम, और जो डॉक्टर्स ने इलाज किया है वो तो कुछ समय बाद में पता लगता है ना कि वो लोग ठीक हुए या नहीं हुए। और ये जो डाटा ले रहे हैं एकदम कैलकुलेट कर रहे हैं, ये तो हम जैसे कि कुछ एक सर्टेन जो पीरियड ऑफ टाइम है उसके लिए डिफाइंड है ओनली। लेकिन मान लो जो असर आया वो दवाई जो दी डॉक्टर ने, ट्रीटमेंट जो दिया उसका हो सकता है बाद में आए, तो ये कारण भी हो सकता है। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट द रिपोर्टेड डेथ्स आर नॉट ड्यू टू एपिडेमिक, और ये भी हो सकता है कि जो डेथ्स हुई है, जो मौत हुई है, लोग जो मरे हैं वो महामारी के कारण, इस रोग के कारण ना मरे हो, कोई और ही कारणों के वो मर गए हों, ये भी कारण हो सकता है। ए सुनामी सडनली हिट्स द स्टेट एंड डेथ टोल राइजेस, हो सकता है कि सुनामी आ गई हो और उधर से डॉक्टरों को अभी जाना हो गया हो और सुनामी के कारण वो लोग मर गए हों। सो ये तो ज़रूरी नहीं ना कि वो यानी कि ये जो कोरिलेशन आ रहा है पॉजिटिव वाला कि नंबर ऑफ डॉक्टर्स इंक्रीज हुए तो नंबर ऑफ डेथ्स इंक्रीज हो गई, होना तो उल्टा चाहिए था। यदि ऐसा हो रहा है तो कुछ सर्टेन कारण और रहे हैं, तो सर्टेन कारण ये रहे हैं उसमें कि जैसे कि सुनामी आ गई हो उसके कारण ज़्यादा डेथ्स हो गई हो, या फिर डॉक्टर ने इलाज दिया वो लेट असर दिखा रहा हो, या फिर एक कुछ ऐसे केसेस हो जहाँ डॉक्टर कुछ कर ही नहीं पाए हो, बहुत ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन हो रखी हो, किसी को बचाया ही ना जा सके, ऐसी सिचुएशन हो रखी हो। स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन, नेक्स्ट टॉपिक। Spearman's rank correlation. So स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन डेवलप की गई थी ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट C.E. स्पीयरमैन के द्वारा। मान लो ये कैसे यूज़ की जाती है, एक ऐसी सिचुएशन हो जैसे कि स्टूडेंट्स का वेट और हाइट मेज़र करना हो, स्टूडेंट्स की हाइट मेज़र करनी हो और स्टूडेंट्स का वेट मेज़र करना हो। बट वहाँ पे क्या हो, आपके पास हाइट मेज़र करने के लिए कोई इक्विपमेंट ना हो, मेजरिंग टेप वगैरह ना हो और इंची टेप वगैरह ना हो, और वेट मेज़र करने के लिए आपके पास वेइंग मशीन ही ना हो, तो कैसे मेज़र करोगे आप, है ना। तो ऐसी सिचुएशन में जैसे कि स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट काम में लिया जाता है कि ऐसे कर लें कि अंदाजन बोल देते हैं कि जिसकी हाइट बड़ी होगी तो उसका वेट भी बड़ा होगा, ज़्यादा होगा, जैसे अंदाज़ा मार लिया तो उसको एक रैंक 1 दे दी। आगे जैसे कि हाइट के अकॉर्डिंग और बॉडी प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग किसी को रैंक 2 दे दी, किसी को रैंक 3 दे दी, किसी को रैंक 4 दे दी, ऐसे रैंक दे देना। जैसे किसी के मार्क्स आते हैं कोई सब्जेक्ट में, है ना, 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स आ रखे हैं। सो पहले स्टूडेंट के मार्क्स आ रखे हैं 100 आउट ऑफ 100, दूसरे स्टूडेंट के मार्क्स आ रखे हैं 95, डिसेंडिंग ऑर्डर में जैसे कि मैं सॉर्ट करता जाऊँ अब। और 100 है, फिर जैसे कि अपन बात करें 100 के बाद में 95 है, फिर 95 के बाद में अपन बात करें तो 93 है, फिर मान लो कि जैसे कि 92 है ना। तो अब इनको 100 वाले को रैंक 1 दे दो, 95 वाले को रैंक 2 दे दो, आगे रैंक 3, फिर रैंक 4, ऐसे 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 हम रैंक असाइन कर दें और उस रैंक से अपन एक क्या है कि कोरिलेशन का कोफिशिएंट निकाल लें। दैट वुड कम अंडर स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। So there are certain properties जैसे suppose we are trying to estimate the correlation between heights and weights of the students in a remote village where neither measuring rods nor weighing machines are available. In such a situation we cannot measure height or weight, but we can certainly rank the students according to weight and height. These ranks can then be used to calculate the Spearman's rank correlation coefficient. Second की बात करें, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे कि एक कंपटीशन हो रहा है, कौन कितना गोरा या गोरी है, कौन कितना ईमानदार है या फिर कौन कितना खूबसूरत है। दिस कैन नॉट बी मेजर्ड, ये सारे मेजर तो किए नहीं जा सकते। कोई ईमानदार कितना है, कोई गोरा कितना है, कोई खूबसूरत कितना है। जैसे किसी का वेट हम बता सकते हैं, किसी की इनकम बता सकते हैं, लेकिन ऐसे तो हम नहीं बोल सकते ना किसी का कौन कितना गोरा है, कौन कितना ईमानदार है, कौन कितना खूबसूरत है।
तो ऐसे भी जब हम क्वांटिटेटिवली न्यूमेरिकली कुछ बोल ना पाए, लिख ना पाए, तो रैंक तो दे सकते हैं कि सबसे ज़्यादा ईमानदार रैंक 1 पे कौन आ गया, फिर उसके रिलेटिवली कम ईमानदार कौन है, रैंक 2 पे आ गया। ऐसे ही सबसे जो गोरा होगा, फेयर होगा, वो रैंक 1 आ गया, फिर थोड़ा और कम गोरे कलर का होगा, रैंक 2 पे आ गया, तो रैंक दे देना, ऐसे वो मेथड यूज़ कर लिए हम। तीसरा केस कब हो जाए, जैसे स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैन बी यूज्ड इन सम केसेस वेयर देयर इज अ रिलेशन whose direction is clear but which is non-linear as shown when the scatter diagram are of the type shown in figure 6.6 and 7। जैसे कि कोरिलेशन पता लग जाए हमको, लेकिन नॉन लीनियर कोरिलेशन हो, तब भी हम क्या है कि स्पीयरमैन कोफिशिएंट यूज करते हैं, स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट यूज करते हैं, क्योंकि कार्ल पियर्सन जो मेथड था वो हमने देख लिया था, लिमिटेशन उसकी क्या थी, वो सिर्फ क्या है कि लीनियर कोरिलेशन में यूज किया जाता है, नॉन लीनियर में अब जैसे कि स्पीयरमैन यूज किया जा सकता है। फोर्थ केस, स्पीयरमैन्स कोरिलेशन कोफिशिएंट इज नॉट इफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। जैसे कि कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट था, एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्ट हो जाता है, एक्सट्रीम वैल्यू कोई बड़ी वैल्यू आ गई तो वो शिफ्ट मार जाएगा, लेकिन ये शिफ्ट नहीं करता, एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्ट नहीं होता। मान लो कि कुछ वैल्यू चल रही है 1 2 3 अप टू 10, ऐसे कुछ रैंडम वैल्यूज है 1 से 10 के बीच में, एक बड़ी वैल्यू आ गई 10,000, तो उससे इफेक्ट कर जाएगा कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट, लेकिन इसमें जो एक्सट्रीम वैल्यू है इससे ये इफेक्ट नहीं करेगा, जो अपना स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट है। सो फॉर्मूला क्या है रैंक का, जैसे कि फॉर्मूला इज डिफाइंड एज आर ए इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर, 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन क्यूब माइनस एन, एन क्यूब माइनस एन। सो ये अपना क्या है, स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। एन हमारा क्या है इसमें, एन इज टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस एंड डी इज डेविएशन। बात करते हैं अभी वन बाय वन सब। सो एग्जांपल ले लेते हैं एक, जैसे कि एक एग्जांपल लिया हमने, 3 जज है ए बी सी और 5 कंपेटिटर्स हैं। सो जजेस ए बी एंड सी, 3 जज है और 5 कंपेटिटर्स है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5 कंपेटिटर्स है, और जो जज है उनको पोजीशन दे रहे हैं, कुछ कंपटीशन हुए उनमें। सो जज ए है, तो उस जो कंपटीशन हुआ है उसमें जज ए पहले कंटेस्टेंट को रैंक देता है, एक पहले को दे दिया 1 2 1, 1 2 1। बात करते हैं अभी इनका मतलब क्या है। अगला 2 4 3, 2 4 3, अगला 3 1 5, 3 1 5, नेक्स्ट 4 5 2, 4 5 2, एंड नेक्स्ट 5 3 4, 5 3 एंड 4। ओके, सो लेट्स फोकस हियर। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका मतलब क्या है, वो डिस्कस किया जाए एक बार। कि 3 जज है ए बी सी, 5 जने हैं जिन्होंने एक कंपटीशन में भाग लिया है, 1 2 3 4 5। केस क्लियर। नेक्स्ट जज ए है, जो पहला कंपटीटर है वो उसको रैंक 1 देता है, जज बी है पहले कंपटीटर को रैंक 2 देता है, जज सी है पहले कंपटीटर को रैंक 1 देता है। मान लो जज है, ईमानदारी पता लगाना चाह रहे हैं, 5 कंपटीटर्स हैं, 5 जने हैं, 5 इंडिविजुअल है, फैसला करने वाले 3 जज है, 3 जजेस। सबसे ज्यादा ईमानदार पहले जज को लगा कैंडिडेट 1, कि कैंडिडेट 1 सबसे ईमानदार है, रैंक 1 दे दी इसको। जज बी को लगा नहीं, ये नंबर 2 पे है, सेकंड रैंक दे दी इसको। जज सी को लगा पहला कैंडिडेट ईमानदार है, रैंक 1 दे दी, सबसे ज्यादा ईमानदार है, रैंक 1 दे दी। जो कैंडिडेट 2 है, जज ए को लगा ये सेकंड नंबर पे ईमानदार है, कैंडिडेट 2 है, जज बी को लगा ये 4 नंबर का ईमानदार है, और जो कैंडिडेट 2 है जज सी ने उसको क्या दी, रैंक 3 दी। इसी तरीके जो तीसरा कैंडिडेट है, जज ए उसको तीसरी रैंक देता है, जज बी उसको पहली रैंक देता है ईमानदारी की, और जज सी उसको कौन सी रैंक देता है, 5वीं रैंक देता है ईमानदारी की, कैंडिडेट नंबर 3 को। कैंडिडेट नंबर 4 जो है उसको जज ए है 4th रैंक देता है ईमानदारी में, जज बी है कैंडिडेट नंबर 4 को 5th रैंक देता है, और जज सी है कैंडिडेट नंबर 4 को 2nd रैंक देता है ईमानदारी में। कैंडिडेट नंबर 5 है, उसको जज ए है 5वीं रैंक देता है ईमानदारी में, जज बी है
वो उसको तीसरी रैंक देता है ईमानदारी में, और जो सी है वो उसको फोर्थ रैंक देता है ईमानदारी में। ओके, ये केस है। अब हम निकाल के देखते हैं इस फॉर्मूला से, जैसे कि ए और बी के बीच में निकाल लें पहले हम, कि एक तरफ हम ए लिख देते हैं, एक तरफ हम बी लिख देते हैं। सो ओरिजिनल डाटा हमारे पास ये वाला है। नाउ ए और बी हम लिखते हैं इधर, ए एंड बी। ए एंड बी की बात करें हम, दिस इज ए एंड दिस इज बी। सो ए की सारी बात लिख दो। ए ने क्या क्या 1 2 3 4 5 एंड बी ने क्या क्या दिया था 2 4 1 5 3। सो राइट देम हेयर। देखो इधर ए ने क्या 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 पोजीशन दी थी 1 2 3 4 5, वो एज इट इज यहाँ लिखो 1 2 3 4 5। बी ने क्या क्या पोजीशन दी है 2 4 1 5 3। सो 2 4 1 5 एंड 3। ओके, अब क्या करना है, इनका डेविएशन डिफरेंस निकालना है, इनके बीच में डिफरेंस कितना है। सो लेट्स कैलकुलेट डेविएशन डी हेयर। डेविएशन आ रहा है हमारा, लेट्स से हम a माइनस बी करते हैं डेविएशन, a माइनस बी निकाल रहे हैं, डेविएशन d निकाल रहे हैं। ये आ गया -1 1 -2 -1, ये आ गया 2 -4 -2, ये आ गया 3 -1 2, ये आ गया 4 -5 -1, ये आ गया आपका 2। सो -1 -2 2 -1 2 -1 -2 2 -1 एंड 2। सो डेविएशंस आर इन नेगेटिव साइंस। सो अपने को अब स्क्वायर करना पड़ेगा, वी हैव टू कैलकुलेट डी स्क्वायर। सो कैलकुलेट डी स्क्वायर एंड राइट देम हियर। सो डी स्क्वायर की वैल्यू लिखेंगे इधर। सो 1 स्क्वायर इज 1, 2 स्क्वायर -2 स्क्वायर इज 4, 2 स्क्वायर इज 4, -1 स्क्वायर इज 1 एंड 2 स्क्वायर इज 4। सो ये हमारा डी स्क्वायर हो गया। सो डी स्क्वायर इज 1 4 4 1 4 1 4 4 1 4। नाउ कैलकुलेट इट फर्दर। सो हमको फॉर्मूला में सिग्मा डी स्क्वायर से मतलब है, सो इन सब का एडिशन सिग्मा डी स्क्वायर लिखोगे यहाँ पे, सिग्मा डी स्क्वायर। सो सिग्मा डी स्क्वायर इज, इन सबको ऐड करना 1 + 4 + 4 + 1 + 4, ये आ गया 5 9 10 5 9 10 एंड 4 14। सिग्मा डी स्क्वायर इज 14। सो आवर सिग्मा डी स्क्वायर कम्स आउट टू बी 14। ये लो सिग्मा डी स्क्वायर। नाउ पुट इट इन द फॉर्मूला आर एस। आर एस का जो फॉर्मूला था हमारा, आर एस इज 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n³ - n। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 1 2 3 4 5। सो n हमारा कितना है 5 है इधर, और सिग्मा डी स्क्वायर हमारा कितना है 14 है। फॉर्मूला में इसमें पुट कर दो। सो आर एस इज 1 - 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर 14 आया अभी, 6 × 14 अपॉन n³ - n। n हमारा कितना आ रहा है, n हमारा 5 है, 5³ - 5। सो ये बन गया अपना 1 - 6 × 14 अपॉन 125 - 5। यह है 1 - 6 × 14 अपॉन 120। फर्दर कैलकुलेट करेंगे इसको। सो आर एस इज 1 - 6 × 14 अपॉन 120, इसको 2 × 60 लिख देते हैं हम। सो 10 टाइम्स गया ये, और ये 7 पे गया। आर एस इज इक्वल टू 1 - 0.7। आर एस आ गया यहाँ पे अपना 0.3, यानी कि ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में आर एस जो आ रहा है वो हमारा आ रहा है 0.3। सिमिलरली अब हम क्या है, जैसे कि ए और बी के बीच में हमने आर एस निकाल लिया, आर एस आ गया हमारा 0.3। अब सिमिलरली ए और सी के बीच में हम आर एस निकालते हैं। सो जो डाटा है हमारे पास में, डाटा यहाँ से हम टैली करेंगे।
हमारे पास में जो डाटा है, अब हम ए और सी का डाटा लिखते हैं। सो राइट विद मी, ये ए है और ये आपका सी है। ए डाटा क्या है, ए ने क्या क्या लिया, ए ने क्या क्या रैंक दी थी, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5। सी ने क्या क्या रैंक दी है, 1 3 5, 1 3 1 3 5 2 4, 1 3 5 2 4। ठीक है, सो इनका डिफरेंस निकालो, डी निकालो, ए माइनस सी, ये आ रहा है आपका 0, ये आ रहा है आपका ए माइनस सी -1, ये आ रहा है -2, ये आ रहा है 2 और ये आ रहा है 1। सो 0 -1 -2, 0 -1 -2, 2 and 1, 2 and 1। सो डी स्क्वायर इज, सो डी स्क्वायर क्या है तुम्हारा, 0 स्क्वायर 0, -1 स्क्वायर 1, ये आपका 4 हो गया, ये आपका 4 हो गया और ये 1 हो गया। सो सिग्मा डी स्क्वायर लिखो इधर, सिग्मा डी स्क्वायर, इन सबको ऐड कर लो आप। सो सिग्मा डी स्क्वायर आ रहा है 5 9 एंड 10, सिग्मा डी स्क्वायर इज 10। फॉर्मूला लगा दो अब। सो यहाँ पे जो फॉर्मूला लग रहा है अपना, आर एस इज इक्वल टू 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n क्यूब माइनस n। तो ये बन गया अपना 1 - 6 इंटू 10 अपॉन 5 क्यूब माइनस 5। तो ये आ गया आपका, इधर लिख लेते हैं ये फॉर्मूला। सो आर एस इज 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n क्यूब माइनस n, ये हो गया 1 - 6 इंटू 10 अपॉन n क्यूब 5 क्यूब माइनस 5, 1 - 6 इंटू 10 अपॉन 120, कट गया ये 2 टाइम्स, सो 1 - 1 अपॉन 2। तो ये आ गया आपका 1 - 0.5, 1 - 0.5, आर एस आ गया 0.5। आर एस इज इक्वल टू 0.5 किसके बीच में आया है, ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में आर एस आया आपका 0.5। सिमिलरली अब बी और सी के बीच में हम निकाल लेते हैं आर एस क्या आएगा अपना। सो जो डाटा है हमारे पास में उसके साथ में मैच करते हुए उसके अकॉर्डिंग हम डाटा लिख लेते हैं, ऊपर लिख लेते हैं ये वाला। सो बी एंड सी का डाटा, कि यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है। बी है 2 4 2 4 1 5 3, 2 4 1 5 3। सी है आपका 1 3 5 2 4, 1 1 3 5 1 3 5 2 4 2 4। सो लेट्स कैलकुलेट, डी निकालो, बी माइनस सी, तो 2 - 1 1 1 -4 3 एंड -1। अब डी स्क्वायर निकालो, तो 1 स्क्वायर कितना हो गया, 1 स्क्वायर 1 1 स्क्वायर 1 4 -4 स्क्वायर 16, 3 स्क्वायर 9 एंड -1 स्क्वायर 1। इन सबको ऐड करके लिखना, सिग्मा डी स्क्वायर इज 2 16 to 18 एंड 9। तो ये आ गया सिग्मा डी स्क्वायर, कैलकुलेट कर लो अलग से, 1 + 1 + 16 + 9 प्लस में 1, ये आपका 10 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 16 हो गया। सो ये बन गया आपका 26 प्लस में 2, सिग्मा डी स्क्वायर इज 28। सिग्मा डी स्क्वायर इज 28। और बी और सी के बीच में अब निकाल लो इस फॉर्मूला से, आर एस बी एंड सी के बीच में क्या रहा है, 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n क्यूब माइनस n। सो ये है 1 - 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर इज 28 अपॉन 120। सो इसको कैलकुलेट करो फर्दर ब्रेक डाउन करके। सो ये आपका बन गया 6 2 टाइम्स गया, ये 2 पे चला गया, 1 माइनस ये आ गया आपका 1 - 1.4, 1 - 1.4। तो ये आ रहा है आपका -0.4। ओके, सो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट दिस स्पीरमैन रैंक कोफिशिएंट। अब आगे बात करते हैं एक और एग्जांपल की। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। जैसे स्टूडेंट्स के मार्क्स दे रखे हैं A B C D E, तो मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स आर गिवन, स्टूडेंट्स दे रखे हैं
these are students, student A B C D E, 5 स्टूडेंट्स हैं. मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स, मार्क्स दे रखे हैं स्टैटिस्टिक्स में, मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स x बोल दिया उसको, और मार्क्स इन इकोनॉमिक्स दे रखे हैं, मार्क्स इन इकोनॉमिक्स उसको y बोल दिया. दे रखा है पहला 85, so 85 60, 85 60, 55 65 and 75, और 60 48 49 50 and 55. सो अकॉर्डिंगली रैंक लिख दो. रैंक ऑफ एक्स वाली रैंक लिख देते हैं, इधर वाई वाली रैंक लिख देते हैं हम. सो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, ये सबसे ज़्यादा मार्क्स है, रैंक 1 हो गई. फिर रैंक 2 हो गई ये वाली, ये आपकी. इसके बाद में 65 है, ये रैंक 3 हो गई. इसके बाद में 60 है, ये रैंक 4 हो गई. ये सबसे लास्ट में ये रैंक 5 हो गई. सो 1 4 5 3 2. इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे ज़्यादा मार्क्स किसके आए हैं, ये वाले. तो ये रैंक 1 है आपकी. फिर उसके बाद में आए हैं 55, ये आपकी रैंक 2 है. फिर किसके आए हैं नंबर, इसके बाद में ये वाले, ये रैंक 3 हो गई आपकी, और फिर ये रैंक 4 हो गई, और ये रैंक 5 हो गई. सो 1 5 4 3 2, 1 5 4 3 2. सो अब जैसे कि हम क्या करें, सेम फॉर्मूला लगा के रैंक आ गई है, और अब हम जैसे कि डी निकाल लें. अब क्या होगा डी, मान लो x माइनस वाई निकाल लिया हमने. सो डी इज 0, यहाँ पे -1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1. सो डी स्क्वायर क्या रहा है आपका, 0 1 1 0 एंड 1. यह आपका डी स्क्वायर आ गया. अब फॉर्मूला लगा लो स्पीयरमैन रैंक कोफिशिएंट का. आर एस इज 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n क्यूब माइनस n. सो फॉर्मूला आ गया आपका, आर एस इज 1 माइनस 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर. सिग्मा डी स्क्वायर लिखो इधर, क्या आएगा, सिग्मा डी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 and 3, सिग्मा डी स्क्वायर इज 3. सो 1 इंटू 3 अपॉन 5 क्यूब माइनस 5. n कितनी है, 5 है. टोटल वैल्यूज कितनी है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 1 2 3 4 5. सो n इज 5. सो इसको यहाँ पुट करो आगे. सो आर एस इज 1 माइनस 6 इंटू 3 अपॉन 120, और ये आपका 2 टाइम्स गया. देन आर एस इज 1 माइनस 3 अपॉन 20, दैट इज आर एस इज 1 माइनस, ये आपका बन गया 3 अपॉन 20, 1.5 अपॉन 10. सो आर एस इज 1 माइनस 0.115. इसको आगे कैलकुलेट कर लो आप. ओके, सो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट. नेक्स्ट, so concluding the chapter, we can we have studied about Karl Pearson coefficient, Karl Pearson coefficient and Spearman rank correlation coefficient. so Karl Pearson rank coefficient यूज़ किया जाता है जब लीनियर कोरिलेशन हो, और स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट यूज़ किया जाता है जब जैसे कि नॉन लीनियर कोरिलेशन हो. ओके, और दूसरी बात समझने की है कि स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि बहुत से ऐसे केसेस होती है जहाँ पे रैंक देनी पड़ती है ऑब्जर्वेशंस को, जैसे कि ब्यूटी, ऑनेस्टी, जैसे कि कोई कितना सच्चा कितना झूठा, तो उनको रैंक से बताना पड़ता है कि ये नंबर 1 है, ये रैंक नंबर 2 पे, ये रैंक नंबर 3 है. तो अकॉर्डिंग टू द रैंक्स वी कैलकुलेट स्पीयरमैन रैंक कोफिशिएंट, और जैसे वो रैंक कोफिशिएंट आएगा +1 आ रहा है, -1 आ रहा है, या -1 से +1 के बीच में आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली वो अपना पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन, या 0 आ रहा है तो नो कोरिलेशन, प्लस में आ गया तो पॉजिटिव कोरिलेशन, माइनस में आ गया तो नेगेटिव कोरिलेशन, और 0 आ रहा है तो नो कोरिलेशन. सो दिस चैप्टर इज़ ओवर. अगली वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं.